हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव जेस एकेडमी। आज हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है दोस्तों। इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर नंबर 10 करेंगे, विधायिका। हम जानेंगे कि विधायिका क्या है, विधायिका के कार्य क्या है, सारी चीजें ए टू जेड कवर करेंगे। और विधायिका का निर्माण जो होता है वो किस किस को मिला के निर्माण होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, सारी चीजें ए टू जेड कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए विजिट की हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो वो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और कोई भी पीडीएफ नोट्स है, जैसे करंट अफेयर क्या हो गया, जो आरओ की परीक्षा में अक्सर कर जो पूछते हैं करंट अफेयर, वो सारी करंट अफेयर की जो पीडीएफ नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके आप लोग लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विधायिका की हम लोग। सबसे पहले हम लोग करेंगे शुरुआत विधायिका। आज विधायिका को समझेंगे कि विधायिका है क्या, विधायिका किन किन सदनों से मिला के बनती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टू जेड सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विधायिका के बारे में। दोस्तों, किसके बारे में जानेंगे? हम लोग जानेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका क्या होती है, किन किन सदनों को मिला के बनती है। सबसे पहले हम लोग करेंगे संघीय विधायिका। संघीय विधायिका क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि फेडरल लेजिस्लेटर, किसकी बात कर रहे हैं? फेडरल लेजिस्लेचर, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला इसका पॉइंट है, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है। केंद्र में दो सदन होते हैं, पहला राज्यसभा, एक दूसरा जो होता है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता करती है। यह एक अस्थायी सदन है। और जो लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, तो उसी प्रकार राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और तो राज्यसभा वही केंद्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का जो है वो गठन का प्रावधान मिलता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 होती है, और परंतु वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 245 है। इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, कला क्षेत्र से और समाज सेवा, यानी कि 4 क्षेत्रों से और जो 5 क्षेत्रों से विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है सर्वाधिक 31 है। अब हम लोग जानेंगे कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कौन व्यक्ति चुना जा सकता है, इसके बारे में हम लोग अर्हताएं जान लेते हैं, योग्यताएं जान लेते हैं। पहला जो है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो। विकृत का मतलब पागल, एक तरीके से समझ सकते हैं कि पागल टाइप का नहीं होना चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है। इस सदन का प्रत्येक जो सदस्य होता है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद 1/3 सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में और राज्यसभा का कार्य क्या है।
सबसे पहला पॉइंट है, गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की ही भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनाते हैं। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां जो हैं वो लोकसभा की शक्तियों के बराबर हैं दोस्तों। अब हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट एक छूटा हुआ है विधायिका के बारे में। जो विधायिका है, विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका जो कार्य है वो है विधि का निर्माण करना या फिर कोई भी कानून बनाना। विधायिका का यही कार्य है, मुख्य कार्य। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर ही विचार करने और अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों, किसकी बात हो रही है दोस्तों? 2/3 सदस्यों के समर्थन के कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। अब हम लोग जानेंगे, अभी हमने राज्यसभा के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे कि लोकसभा क्या है। लोकसभा के बारे में समझेंगे, लोकसभा की शक्तियां क्या है, लोकसभा के कार्य क्या है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद। लोकसभा का जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत प्रावधान मिलता है, इसी के तहत गठन किया जाता है। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 552 हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय की अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब वर्तमान में जो स्थिति है, 104वें संविधान संशोधन समाप्त कर दिया गया, उसमें जो 2 आंग्ल इंडियन हुआ करते थे वो वर्तमान में नहीं होते हैं। तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 550 कर दी गई है 104वें संविधान संशोधन के बाद। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट जो चुनाव होता है उसके जरिए होता है। लोकसभा के जो सदस्यों का जो निर्वाचन है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क जो मताधिकार वो क्या होता है जिसने उम्र 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो। आगे हम लोग जानेंगे लोकसभा के सदस्यों की अर्हता। लोकसभा का सदस्य कौन चुना जा सकता है, इनकी योग्यताएं हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप एक सिविल एस्पायरेंट्स हैं तो इसके लिए जानना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आप एक सरकार के ही हिस्सा होंगे, स्थायी सरकार के ही हिस्सा होंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग, पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए लोकसभा के सदस्यों के लिए, पहली अर्हता। दूसरी है उम्र, जैसे कि राज्यसभा में मैंने बताया था कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी जो उम्र होती है, यानी कि सदस्य की जो उम्र होती है, पात्र की अर्हता होती है वो 30 वर्ष होती है। इसी प्रकार लोकसभा में 25 वर्ष अर्हता के लिए योग्य जो आयु है वो पूर्ण 25 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी सरकारी गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें आप किसी लाभ के पद पर यदि हैं तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं चुने जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा की जो अवधि होती है 5 वर्ष की होती है। जैसा कि मैंने राज्यसभा में बताया, राज्यसभा की जो सदस्य की अवधि होती है वो 6 वर्ष होती है और प्रत्येक 1/3 2 वर्ष में निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे इन्हीं से जुड़े हुए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। लोकसभा के पदाधिकारी कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है
और लोकसभा अध्यक्ष की जो अलग से ही किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष की उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। लोकसभा में मतभेद की अवस्था में अध्यक्ष का जो निर्णय अंतिम होता है, कोई विधेयक हुआ या फिर धन विधेयक हुआ या नहीं हुआ, इसका निर्धारण लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं इसका निर्धारण वही करते हैं। दोनों सदनों, किसकी बात हो रही है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में यदि गतिरोध की स्थिति दोनों सदनों में, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, चार विकल्प दे देता है, उसमें दे देगा राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा अध्यक्ष और या लोकसभा के उपाध्यक्ष, इस तरीके। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना जो निर्णायक मत दे सकता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा जो अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के उपलक्ष्य में फैसला ले सकता है। लोकसभा की जो बैठक जो लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10, यानी कि गणपूर्ति का मतलब यही हुआ है कि 1/, यानी कि जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका 1/10, जिसे कोरम भी कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आरओ की परीक्षा में या फिर जो यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात इसका जो पद है स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा महासचिव को चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाही का, यानी कि जितनी भी सरकारी कार्यवाही होती है उसका संचालन करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा की जो शक्तियां हैं और कार्य क्या है। लोकसभा के कार्य क्या होते हैं और उनके पास जो शक्तियां दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला पॉइंट है सभी प्रकार के विधेयकों पर, यानी कि कोई भी कानून, विधेयक का मतलब हुआ है कानून, जितने भी कानून के मामलों में जो कानून बनाया जाता है उसमें लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रावधान मिलता है तथा वित्त विधेयक प्रकार एक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी कि धन विधेयक और जो वित्त विधेयक होता है एक प्रकार से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। आगे किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध की, यानी कि विपरीतात्मक स्थिति होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत मिलता है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। कोई विधेयक, यानी कि कोई भी मान लीजिए धन विधेयक या फिर किसी भी प्रकार का जो नियम है, नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। बात हो रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यहां से बन सकता है क्वेश्चन कि लोकसभा की सहमति से किस पद को हटाने के लिए जरूरत पड़ती है। उसमें चार विकल्प में दे देगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, इस तरीके से चार विकल्प दे देगा या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से बना देगा। उसका आंसर हो जाएगा, जैसे दोनों दे देगा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तो दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। अब हम लोग जानेंगे संसद का नेता। संसद का नेता कौन होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
जैसा कि आपको कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, संसद का जो प्रमुख नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सदन के नेता से अभिप्राय है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री से होता है, परंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकते हैं। संविधान में इस पद का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। सदन के नियम एवं संविधि में उल्लेख है। ये यानी कि कोई ये अपनी तरीके से एक नियम बना दिया गया है, ये इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं मिलता है। संसद के दोनों सदनों, बात हो रही है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। विपक्ष के जो नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना आवश्यक होता है, यानी कि गण पूर्ति होना आवश्यक होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने को मिल सकते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना व्हिप यानी कि अपना अपना पक्ष होता है, चाहे वह सत्ता में हो अथवा विपक्ष में हो। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। इस पद का उल्लेख ना तो संविधान में है और ना ही संसद के नियम एवं संविधि में है। अब हम लोग जानेंगे संसद के जो सत्र बुलाए जाते हैं वो कितने प्रकार के हैं, कितनी बार बुलाए जाते हैं। सबसे पहले भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, और दूसरा होता है मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है, और तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से लेके दिसंबर तक होता है। अब आगे देखते हैं, संसद के किसी भी स्थिति पर 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होता है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति समय समय पर आहत करता है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की जो शुरुआत है एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। वर्तमान में लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं लेम डक कहलाते हैं। स्थगन यानी कि बात हो रही है स्थगन की, एडजर्नमेंट की, यानी कि एडजर्नमेंट द्वारा सदन को कुछ मिनट, घंटों या फिर कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। सदन को स्थगित करने का अधिकार जो है वो पीठासीन अधिकारी के पास होता है। स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, संसद के सत्र को नहीं। संसद के किसी सत्र का जो समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सत्रावसान यानी कि किसकी बात हो रही है, प्रोरोगेशन राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। विघटन जो है यानी कि डिसोल्यूशन है, सदन को ही समाप्त कर देता है, यानी कि विघटन सदन को समाप्त कर देता है। लोकसभा को विघटित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है, और लोकसभा का जो विघटन है निम्नलिखित 2 कारणों से किया जा सकता है। कौन कौन से कारण है? पहला जो कारण है वो है, पहला कारण है यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, या फिर राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल को पूरा होने के पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करें। यह स्थिति प्रायः तब आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। आगे देख लेते हैं, विघटन का विधायकों पर प्रभाव क्या पड़ता है। जब विघटन हो जाता है लोकसभा का तब प्रभाव विधायकों पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोकसभा के विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ है और राज्यसभा में ही लंबित हुआ है,
किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, यह विधेयक यानी कि यह कानून समाप्त नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया हो तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात समाप्त नहीं होते हैं। आगे, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के जब दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त बैठक बुलाई गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे विधेयक के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक। साधारण विधेयक, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है और जो वित्त विधेयक है वो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन अभी जो 2023 का प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएल की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ पूछा था वित्त विधेयक के बारे में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है विधेयक। यहाँ से आप पूछ सकता है धन विधेयक से या फिर वित्त विधेयक से या साधारण विधेयक से। आगे है चौथा संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368। आगे देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यह विधेयक दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। धन विधेयक को या सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। विनियोग विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है। अब हम लोग जानेंगे कि बजट पारित जो होता है, बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से बजट पास किया जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, बजट का प्रस्तुतिकरण पहले स्टेज में किया जाता है। फिर दूसरा जो स्टेज है वो है आम बजट। तीसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान होता है। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है विनियोग विधेयक को पारित होना होता है। तो 6 जो नेक्स्ट पॉइंट वित्त विधेयक या का पारित हो जाता है। छठे पॉइंट में 6 स्टेजों में बजट पारित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बजट का व्यय का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। बजट किस प्रकार से खर्च किया जाता है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, इसके संबंध में सदन में केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते, बात हो रही है वेतन और भत्ते, इसी निधि से दिए जाते हैं। यानी किससे दिए जाते हैं, संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाते हैं। आगे देखते हैं भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय जो है वो कौन कौन से हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। सदन में चर्चा भी की जा सकती है, इसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी है। विभिन्न प्रकार की निधियां हम लोग अब जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जो निधियां होती हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली है भारत की संचित निधि, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है। आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं भारत सरकार को जितना भी धन प्राप्त होता है वो संचित निधि में ही इकट्ठा होता है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट भारत का जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा निधि है, उसके बारे में। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत प्रावधान मिलता है। सामान्यतः इसका जो संबंध है बैंक जमा राशियों से और बचत से, सेविंग से और भविष्य निधि से, जो भविष्य निधि जमा राशियों आदि से होता है। आगे हम लोग देंगे तीसरी जो निधि है वो है भारत की आकस्मिक निधि, यानी कि आकस्मिक निधि। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 के में किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का जो वित्त सचिव का इसका संचालन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे संसदीय समितियां क्या है, किस प्रकार से हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं संसदीय समितियों के बारे में। पहला पॉइंट, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी। अब हम लोग जानेंगे संसदीय समितियों के प्रकार क्या है। सबसे पहली जो है समिति वो है स्थायी समिति, वित्तीय समिति या अन्य स्थायी समितियां।
इसमें पॉइंट है स्थायी समिति के अंतर्गत जो समितियां आती हैं, पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा है लोक उपक्रम समिति। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि बात हो रही है एससी और एसटी, एसटी जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रण समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। नेक्स्ट जो है वो है अस्थाई या फिर तदर्थ समिति। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और जब कार्य पूरा हो जाता है तो यह समिति समाप्त हो जाती है। समितियां एवं सलाहकार समितियां, प्रमुख स्थायी समितियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रमुख स्थायी जो समितियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली जो इसमें समिति है वो है लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। यह भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं एवं 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जिसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है कोई विपक्षी दल का नेता चुना जाता है, जिसका चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्राक्कलन समिति के बारे में, एस्टीमेट कमेटी के बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 30 है, जो लोकसभा से होते हैं, यानी कि जो इसमें प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं वो टोटल 30 जो सदस्य हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। यह समिति सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है, जिसका प्रमुख जो कार्य है वो वार्षिक अनुदान की जांच करना है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा उपक्रम समिति के बारे में जान लेते हैं। इस समिति का गठन जो है पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसके सदस्य की संख्या जो है वो है 22 है, जिसमें 15 लोकसभा के होंगे और 7 सदस्य होंगे वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। प्रत्येक समिति के सदस्यों का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आगे हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं। आगे जो चौथी समिति है विभागीय स्थायी समिति, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। विभागीय स्थायी समिति, इस प्रकार की समिति की जो कुल संख्या होती है वो होती है 24। प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 का जो मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एवं किया जाता है तथा 10 का मनोनयन है वो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कुल 24 समितियों में से 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत आती हैं और 8 जो समितियां हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे विधानमंडल विधान परिषद के बारे में। विधानमंडल क्या है, विधान परिषद क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। विधान परिषद जो है वो विधानमंडल का उच्च सदन है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, यानी कि विधानमंडल जो है, जैसे जिस प्रकार से मैंने बताया था संसद में लोकसभा और राज्यसभा, जैसे राज्यसभा होती है उच्च सदन होती है, उसी प्रकार जो विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसी प्रकार जैसे कि राज्यसभा होती है उसी प्रकार विधान परिषद राज्य में होता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य की जो विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, किसकी बात हो रही है दोस्तों, कितने की बात हो रही है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें और तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका जो लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 6 राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, 5वां है आंध्र प्रदेश और छठा है तेलंगाना में विधान परिषद में विद्यमान है।
आगे देख लेते हैं हम लोग, विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3, कितने की? 1/3। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में भी यही योग्यता होती है कि यदि 30 वर्ष एज होगी, यानी कि 30 वर्ष उम्र होगी, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन पाएंगे। उसी प्रकार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आगे देखते हैं, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्यों का है जो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, अब हम लोग जानेंगे सदस्यों का जो निर्वाचन मंडल किस प्रकार से होता है। सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से? पहला, 1/3 राज्य की स्थानीय स्वशासन संस्थानों द्वारा, 1/3 राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 1/12 स्नातकों को द्वारा, यानी कि जो ग्रेजुएट होने चाहिए 1/12 होने चाहिए, और 1/12 अध्यापकों के द्वारा जो ऊंची शिक्षण संस्थाओं में कार्य कर रहे हों। नेक्स्ट है, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। अब हम लोग जानेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा क्या है, इसका कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी विधानसभा को गठित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और 60 से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद क्या है? गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है। इसको अनुच्छेद 332 में प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं, विधानसभा की जो अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार जो है सदन को प्राप्त है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाता है तो वह निर्णायक मत देता है। जब किसी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। आगे देखते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। आगे देखते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई भी संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। आगे हम लोग आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। हम लोग नोट देख लेते हैं। नोट पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के विधेयकों यानी कि कानूनों के संबंध में राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा की शक्तियां वैसे ही विभाजित हैं जैसे कि संघीय व्यवस्था में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के बीच शक्तियों का वितरण मिलता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे सदस्यों की कुल संख्या, किस राज्य से कहां पे कितने सदस्य हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 80 और राज्यसभा के जो है वो 31 है और विधानसभा की जो है वो 403 है और विधान परिषद की 100 है। इसी प्रकार महाराष्ट्र
48, 19 इस प्रकार से दी हुई है दोस्तों। वीडियो दोस्तों कैसा लगा ये मैं पीडीएफ व्हाट्सएप पे डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये बाकायदे से आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़ना मैंने जरूरी नहीं समझा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वीडियो कैसा लगे बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छे से मेहनत करें यार। आप लोग क्यों नहीं शेयर करते, दबा के शेयर करिए ना यार। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।